Good evening, guys. I hope my screen is visible to all of you. Yes, sir. All right. Yes, sir. So, in the last class of linguistics, introduction to linguistics, हम लोग बात कर रहे थे कि linguistics में कैसे आपके जो मेन लिंग्विस्ट हैं वो कौन कौन हैं, है ना. हम लोग मेन लिंग्विस्ट की बात कर रहे थे. आज हम लोग जो है उसी को आगे बढ़ाएंगे और बीच बीच में क्वेश्चंस अगर कोई होंगे तो लेते रहेंगे. ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ लिंग्विस्ट की, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बातें बता रहा हूँ. ये आपको सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको उस लिंग्विस्ट के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए या कहीं एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें उसकी जानकारी अहम हो, तो आपके दिमाग में आइडिया तो हो कम से कम कि ये बंदा है कौन. ऐसा ना हो कि लगे कि अरे ये नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं है. राइट. सो हियर इज़ द फर्स्ट पर्सन फॉर टुडे. आज का जो पहला आदमी है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है डायोनिसियस थ्रैक्स. ये 170 BC से 90 BC तक थे. वॉज अ हेलेनिस्टिक ग्रामरियन एंड अ प्यूपिल ऑफ अरिस्टाकस ऑफ सामोथ्रेस. तो सामोथ्रेस नाम की जगह के रहने वाले अरिस्टाकस एक व्यक्ति थे जिनके ये शिष्य हैं डायोनिसियस थ्रैक्स. इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत लगभग नहीं आएगा. राइट. द फर्स्ट एक्सटेंट ग्रामर ऑफ ग्रीक. ये हेलेनिस्टिक थे यानी ग्रीक टाइम पे लिखते थे. और जो ग्रीक लैंग्वेज का पहली ग्रामर बुक उपलब्ध है, लिखा तो कोई भी गया होगा, लेकिन जो अवेलेबल बुक है डियर स्टूडेंट्स वो है आपकी आर्ट ऑफ ग्रामर. क्या नाम है उसका? आर्ट ऑफ ग्रामर. ऐसा माना जाता है कि ये बुक उन्होंने लिखी है. एग्जैक्टली जान पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस टाइम के रिटन डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं. ये बुक हमें क्या बताती है? ये प्राइमरीली हमें मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीक लैंग्वेज बताती है. यानी ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड्स का जो ग्राफिकल नेचर था, राइटिंग स्टाइल था, जो वर्ड्स की वर्ड पावर था, वर्ड फॉर्मेशन था, नए वर्ड कैसे बनते हैं, इसके बारे में ये बुक बात करती है. और एक और टॉपिक है सिंटैक्स, जो टॉपिक्स हम अगली क्लासेस में करने वाले हैं उसके बारे में भी ये बताती है. तो अब देखें तो 170 BC से 90 BC के बीच में भी ग्रीस में मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स की बातें हो रही थी. ऐसा नहीं था कि लिंग्विस्टिक्स के सारे टॉपिक्स एकदम नए हैं और 20वीं सेंचुरी में प्रकट हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है. और उन्होंने ग्रामर की एक डेफिनेशन दी है. डायोनिसियस थ्रैक्स ने ग्रामर की एक डेफिनेशन दी है और वो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है. गुड इवनिंग रामू, डॉक्टर रामू तिवारी, गुड इवनिंग. Okay, so Dionysius Thrax has given a definition of grammar, and that definition is the practical knowledge of the general uses of poets and prose writers. The practical knowledge of the general uses of poets and prose writers. So if you remember, मैंने आपको बताया था कि linguistics को initially philology कहा जाता था, और फिलोलॉजी जो थी वो हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज करती थी, जिसमें वो लिटरेचर की लैंग्वेज को भी स्टडी किया करती थी. फिलोलॉजी मैं बता चुका हूँ अगर याद हो तो, अगर पुराने लेक्चर आपने अच्छे से सुने हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ग्रामर का डेफिनेशन थ्रैक्स दे रहे हैं वो बोल रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ जनरल यूसेज ऑफ प्रोज एंड पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स. सो यू नो ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट that grammar is a study of the language of literature, right? Because उस समय लिटरेचर की लैंग्वेज को ही स्टडी किया जाता था. तो ये हो गए एक लिंग्विस्ट बहुत पुराने. एक और हैं जिनका नाम है सिबैया. सिबैया का पूरा नाम था अबू बिस्र अम्र इब्न उस्मान इब्न कनबार अल बिस्री. इतना लंबा नाम है इनका. 790 से 760 से 796 एडी के आसपास इनका जीवन काल है और कॉमनली इनको सिबैया बोलते हैं. और ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लिंग्विस्ट हैं और ग्रामरियन भी हैं और ये अरबिक लैंग्वेज के हैं.
तो जहाँ मैंने आपको डायनोसियस थ्रैक्स के बारे में बताया कि वो ग्रीस लैंग्वेज के थे, सिबैया जो हैं ये अरेबिक लैंग्वेज के हैं, और ये लगभग 800 साल 850 साल बाद आए हैं जो डायनोसियस थ्रैक्स हैं उनकी तुलना में अगर आप देखें तो। ये पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने अरेबिक ग्रामर के बारे में कुछ लिखा। जैसा कि मैंने बताया, लिंग्विस्टिक्स स्टडीज़ ह्यूमन लैंग्वेजेस। लिंग्विस्टिक्स के लिए अरबी, उर्दू, फ़ारसी, मद्रासी, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, इन सब में कोई फ़र्क नहीं है। दैट मीन्स फॉर लिंग्विस्ट ऑल दीज आर लैंग्वेजेस एंड दे स्टडी देम। सो अरेबिक ग्रामर जो है सबसे पहली जो लिखी गई वो थी सिबैया के द्वारा लिखी गई। ये पहले आदमी थे जिन्होंने अरबिक ग्रामर को एक नॉन अरबिक पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया। यानी अगर आप हिंदी जानने वाले को हिंदी पढ़ाएंगे तो कैसे हिंदी पढ़ाएंगे, और हिंदी ना जानने वाले को हिंदी पढ़ाएंगे तो ग्रामर कैसे पढ़ाएंगे। आप इसको सोच करके देखिए। तो इन्होंने जो अरबिक ग्रामर बनाई वो नॉन अरबिक लोगों के लिए बनाई। ये पहले आदमी थे जिन्होंने नॉन अरबिक लोगों के लिए ग्रामर बनाई, राइट। एक नॉन अरब मुस्लिम्स जो हुआ करते थे, वो लोग कुरान को प्रॉपरली समझ पाएँ ऐसी डिज़ायर सिबैया के अंदर थी। सिबैया चाहते थे कि जो नॉन अरब मुस्लिम्स हैं वो, जैसे अपने इंडिया के मुस्लिम्स जो कि उस समय शायद मुस्लिम ना रहे हों, जो भी हो, सिचुएशन जैसी भी रही हो, ऐतिहासिक सिचुएशन हो आप देख सकते हैं। तो जो नॉन अरब हैं, यानी जो अरब के लोग रहने वाले थे, वो तो अरबी लैंग्वेज जानते थे। लेकिन आप देखिए इस्लाम पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो कुरान को उर्दू में लोग समझ पाएँ या अरबिक दूसरी भाषा जानने वाले लोग भी कुरान को समझ पाएँ, ऐसा ट्रांसलेशन उन्होंने किया। ऐसा समझाने के लिए सिबैया ने ग्रामर की किताब लिखी, और उनकी किताब का नाम था अल किताब दी सिबैया। अल किताब दी सिबैया, ठीक है। अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके आप इसको द बुक ऑफ ग्रामर समझ सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल किताब दी सिबैया किसने लिखी है। ये उनका फेमस वर्क है ग्रामर का। अगले राइटर हैं आपके मैसोरिटीज़, और मैसोरिटीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। The language which shows concern for grammar after Sanskrit, Greek and Arabic is Hebrew। यानी सबसे पहली लैंग्वेजेस जिन्होंने ग्रामर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता की वो थी संस्कृत, नंबर 2 पे थी ग्रीक, और नंबर 3 पे लैंग्वेज आई अरबिक। इन 3 लैंग्वेजेस ने ग्रामर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता की, ठीक है। और इसके बाद चौथी लैंग्वेज जिसने ग्रामर के बारे में सबसे ज़्यादा सोचा, चिंता की, वो थी हिब्रू लैंग्वेज। हिब्रू में बाइबल है, आपको पता है। द लैंग्वेज इन विच द फर्स्ट नोन बाइबल इज़ रिटन। पहली बाइबल जो है, जैसे पहला कुरान अरबिक में है, वैसे ही पहली बाइबल किस लैंग्वेज में है? हिब्रू लैंग्वेज में है, राइट। और ये ओल्ड टेस्टामेंट जो पुरानी वाली बाइबल है, बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट, आपको पता है ना कि एक ओल्ड टेस्टामेंट है, एक न्यू टेस्टामेंट है। जब हम बाइबल की बात करेंगे हिस्ट्री में तो बात करेंगे। तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो कम्प्लीटली किस में है? हिब्रू लैंग्वेज में है। मैसोरिटीज़ वर ग्रुप्स ऑफ स्कॉलर्स। तो मैसोरिटीज़ कोई एक बंदा नहीं था, ये ग्रुप्स था, ये स्कॉलर के ग्रुप्स हुआ करते थे। इन लोगों ने 5वीं सेंचुरी से 10वीं सेंचुरी के बीच में, यानी 500 साल के बीच में, 500 से 1000 AD के बीच में, प्राइमरीली अगर आप बात करें लोकेशन की, तो जो आज का इज़राइल है उस इज़राइल के आसपास के एरियाज़ में, राइट, यहाँ पे 2 शहर हुआ करते थे। एक शहर का नाम था टाइबेरियन, और एक का तो बहुत ही फेमस है, आपको पता है, जेरूसलम। उसकी लड़ाई चलती ही रहती है आज भी, फ़लस्तीन और इजराइल में चल रही है। यहाँ पर ये ग्रुप्स रहा करते थे, राइटर्स के, स्कॉलर्स के ग्रुप हुआ करते थे। 500 से 1000 AD के आसपास का मामला है ये। मैसोरिटीज़ इनको कहा जाता था, इज़राइल के टाइबेरियन और जेरूसलम में रहा करते थे। और इन लोगों ने जो स्टडी किया, उसमें इन्होंने सिस्टम ऑफ प्रोनाउंसिएशन की स्टडी की। जो हम लोग पूरा फोनेटिक्स स्टडी करते हैं उसकी रूट मान लीजिए, सिस्टम ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामेटिकल गाइड्स
इन द फॉर्म ऑफ डायक्रिटिकल नोट्स। इन्होंने ग्रामेटिकल गाइड्स बताई और डायक्रिटिक नोट्स क्या होते हैं सबसे पहले इन्होंने बात किया। डायक्रिटिक नोट्स अगर आपको नहीं पता है तो हम बात करेंगे आगे। ऑन द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द बिब्लिकल टेक्स्ट, यानी बाइबल के टेक्स्ट का जो एक्सटर्नल फॉर्म था उसके बारे में, उसका जो फॉर्म था, जिस तरीके से वो लिखी गई थी उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया, बातें की और लिखा। राइट उन्होंने अटेम्प्ट किया कि कौन से वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाए, क्योंकि जब लोग बाइबल पढ़ते थे हिब्रू में तो लोग अलग अलग तरीके का प्रोनाउंसिएशन करते थे। राइट पैराग्राफ्स और वर्ड्स का डिवीज़न कैसे हो, इस पर लोगों में मतभेद हुआ करते थे। तो मैसोरिटीज़ जो लोग थे, इन लोगों ने इसको स्टैंडर्डाइज किया, एक तरीके से बाइबल के रीडिंग को, बाइबल की स्टडी को, उसके प्रोनाउंसिएशन को इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया। सो ये लोग थे मैसोरिटीज़। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. गुड। नेक्स्ट इज जूडा इब्न कुरैश। ये जो Sir, थे I'm not getting any screen. I'm just listening only. Might be network. is everybody seeing the screen? Yes, sir. Yes. Okay, Yes, sir. if you are not Yes, sir. if you are not able to see the screen, please just leave the meeting and join again. Okay, Okay, sir. जुदा Okay. इब्न कुरैश ये भी 5वीं सेंचुरी से और 10वीं सेंचुरी के बीच में ही थे, जो आपका मैसोरिटीज़ थे, लगभग उसी टाइम पे थे। और ये हिब्रू लैंग्वेज के ही हैं, उसी में से एक हो सकते हैं। ग्रामरियन थे और लेक्सिकोग्राफर थे। लेक्सिकोग्राफर वो लोग होते हैं जो वर्ड्स को कलेक्ट करते हैं, डिक्शनरी बनाते हैं कह लीजिए, या वर्ड्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कंपेरेटिव फिलोलॉजी को स्टडी किया हिब्रू लैंग्वेज में। और 2 और लैंग्वेजेस थी, एक थी अरमेइक और एक लैंग्वेज थी अरबिक। 3 लैंग्वेजेस, हिब्रू, अरमेइक और अरबिक, इन तीनों लैंग्वेजेस की कंपेरेटिव स्टडी किया उन्होंने, कंपेरेटिव फिलोलॉजी की स्टडी किया। तो आप देखिए, जो हम बात करते हैं कि लिंग्विस्टिक्स जब 2 भाषाओं को आपस में ले आते हैं तो हम समझने की कोशिश करते हैं, शुरुआत यहाँ से होती है, 5वीं से 10वीं सेंचुरी के बीच में जुदा इब्न कुरैश से। Then we have someone called Modeste. Modeste is also called speculative grammarian. ये लोग जो ये एक्चुअली एक लोग ये भी नहीं थे, ये भी एक ग्रुप ही था, और इनको स्पेकुलेटिव ग्रामरियन कहा जाता था। स्पेकुलेटिव ग्रामरियन इसलिए क्योंकि ये लोग बहुत स्पेकुलेट करते थे, बहुत इमेजिनरी ग्रामर की बात किया करते थे। और ये जो फिलॉसफी ये लोग फॉलो करते थे, इसको मोदीज़म कहा जाता था। ये नरेंद्र मोदी वाला नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। राइट, ये जिस स्कूल को फॉलो करते थे, इनका जो फिलॉसफी था, उस ग्रामर के स्कूल का नाम था, उसको मोदिस्टे कह सकते हैं, या उसकी जो फिलॉसफी है उसको मोदीज़म कह सकते हैं। ये बेसिकली जो कहाँ थी, फ्रांस के उत्तर के एरिया में, जर्मनी में, ब्रिटेन में, डेनमार्क में, इन जगहों पे, यूरोप में पर्टिकुलरली ये फ्लरिश हुई। और इसका टाइम क्या था, 13 से 14 सेंचुरी था। और इन्होंने द फर्स्ट डेवलप्ड बाय, जो पहला व्यक्ति था जिसने इसको डेवलप किया, इस आइडिया को, उसका नाम था मार्टिन ऑफ डेसिया। द नेम वॉज मार्टिन ऑफ डेसिया। दिस पर्सन हैड डेवलप्ड द फर्स्ट आइडिया ऑफ मोदीज़म। नाउ ये जो मोदीज़म था, ये एक्चुअली मोदी को नहीं बल्कि मोड को रिफ़र करता है। किसको रिफ़र करता है? मोड। और इन लोगों ने जो थियरी दी थी मोडीज़म, उसे थियरी ऑफ मोड्स कहा जाता है, थियरी ऑफ मोड्स भी कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि जो किसी लैंग्वेज में मीनिंग होती है वो 3 बातों पर डिपेंड करती है। क्या कहा उन्होंने? मोडिस्टे ने क्या कहा, या मोडिज़म के फॉलोअर्स ने क्या कहा, कि जो लैंग्वेज होती है वो 3 मोड पर डिपेंड करती है। पहला मोड क्या है? मोड ऑफ बीइंग, यानी कि होना। दूसरा मोड क्या है? मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझना। और तीसरा मोड क्या है? मोड ऑफ सिग्निफाइंग, यानी व्यक्त करना। राइट, सबसे पहले कोई चीज़ होती है, फिर उसको समझा जाता है, फिर उसको एक्सप्रेस किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। तो इसे कहा गया मोड्स। 3 मोड हैं, याद रखना है, मोड्स ऑफ बीइंग, मोड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मोड्स ऑफ सिग्निफाइंग। इन लोगों ने अज्यूम किया, ठीक है, क्या अज्यूम किया इन्होंने? दैट द एनालिसिस ऑफ द ग्रामर ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज
was the key to metaphysics. Now अभी तक आप देखिए फिलोलॉजी क्या कर रहा था, सिर्फ लिटरेरी लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, कुरान की लैंग्वेज हो, बाइबल की लैंग्वेज हो या किसी और लिटरेचर की लैंग्वेज हो, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा था। 13वीं सेंचुरी में मॉडिस्टे और मॉडिज्म के लोगों ने क्या किया, 3 मोड की बात की, एक है एग्जिस्टेंस, एक है अंडरस्टैंडिंग और तीसरा है एक्सप्रेशन, बीइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड सिग्निफाइंग। और इन तीनों मोड को लेकर जब वो आगे बढ़ते हैं तो वाज द की टू मेटाफिजिक्स। उन्होंने कहा कि जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, जब आप उसका एनालिसिस करोगे तो वो एनालिसिस वास्तव में मेटाफिजिक्स को समझने की एक चाबी है। मेटाफिजिक्स क्या होता है? मेटाफिजिक्स क्या होता है आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ बीइंग एंड नोइंग, यानी अगर आप बीइंग और नोइंग की फिलोसॉफिकल स्टडी को समझना चाहते हैं तो आपको ऑर्डिनरी लैंग्वेज का एनालिसिस करना होगा, ग्रामेटिकल एनालिसिस करना होगा। हाउएवर ये थियरी कम्प्लीटली डिबंक्ड हो जाती है जब हम स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स में पहुंचते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि सिग्निफायर सिग्निफाइड में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसको कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये थियरी भी डिस्कार्ड हो जाएगी। स्टिल इफ़ यू हैव डिफ़िकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग मेटाफिजिक्स, you will understand it when we talk about particularly metaphysical poetry and other related text. Let's now talk about the modern linguist. अभी तक हम लोगों ने जिन लिंग्विस्ट की बात की, ये लोग सारे पुराने बुढ़े पता नहीं कहाँ के लिंग्विस्ट थे जो खो गए थे, BC से लेकर के AD तक। अब हम बात करने चल रहे हैं जो नए लिंग्विस्ट हैं, जो जिनको हम मॉडर्न लिंग्विस्ट कह सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार यस यस बोलिए सब लोग, या कुछ बताइए, या कोई क्वेश्चन हो तो करिए। Sir, I'm listening only. There is no screen. I don't know what's happening. You may have to update your I'm just listening. app, or maybe your internet is weak. You can check something must be an issue. Okay, others, are you understanding it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So now we are going to talk about मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। मॉडर्न लिंग्विस्ट तो पहला बंदा है जिसका नाम है J.G. हर्डर, राइट। J.G. हर्डर ने एक एसे लिखा था, एसे का नाम था द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस। ये याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। J.G. हर्डर ने एक एसे लिखा, एसे का क्या नाम है? द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस। इस एसे में उन्होंने क्या आर्ग्यू किया? उन्होंने कहा दैट लैंग्वेज वॉज नॉट अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। जैसा कि सारे रिलीजन आपको बताएंगे कि लैंग्वेज इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, राइट। J.G. हर्डर ने दी ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस में लिखा कि लैंग्वेज इज़ नॉट अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, और उन्होंने कहा कि इट अरोज फ्रॉम मैन्स इनर मोस्ट बीइंग, ये व्यक्ति के अंदर से ही निकली है। ये कहाँ से निकला है? मैन्स इनर मोस्ट बीइंग। ओके, सो J.G. हर्डर का नाम याद रखना है, द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस याद रखना है, इनका आर्गूमेंट याद रखना है कि द लैंग्वेज वाज नॉट अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, बल्कि ये आदमी के अंदर से ही निकली है। अगला बंदा है जॉन गॉटफ्राइड वॉन हर्डर। ओके, ये शायद J.G. हर्डर वही होगा। लेट मी चेक इफ देयर आर टू पीपल। J.G. हर्डर, जॉन गॉटफ्राइड वॉन हर्डर, ये दिस मस्ट बी द सेम पर्सन। ओके, 1744-1803 इनका लाइफ टाइम है। ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, एक थियोलॉजियन थे, एक पोएट थे और एक लिटरेरी क्रिटिक थे। ये वही आदमी है, ठीक है, दोनों एक ही हैं। नाम इनका फुल नाम लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज जैकब लुडविग कार्ल ग्रिम। जैकब ग्रिम शॉर्ट में आप कह सकते हैं, फुल नेम इज जैकब लुडविग कार्ल ग्रिम। ये 1785 से 1863 तक का टाइम है इनका, और ये भी जर्मन फिलोलॉजिस्ट थे। कौन थे? जर्मन फिलोलॉजिस्ट थे, ये भी जर्मनी के ही थे। फिलोलॉजिस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय तक लिंग्विस्टिक्स एज सच जो उसकी इमरजेंस हुई थी वो नहीं हुई थी। इस समय लोगों को फिलोलॉजिस्ट ही कहा जाता था। सो जैकब लुडविग कार्ल ग्रिम was a philologist from Germany
1785 में पैदा होते हैं, 1863 में इनकी डेथ होती है। लगभग 63 और 15 78 साल इनकी लाइफ साइकिल है। ये एक फिलोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक जज भी थे और एक माइथोलॉजिस्ट भी थे, यानी माइथोलॉजी पे वर्क किया करते थे। इन्होंने एक लॉ डिस्कस किया है जिसको कहते हैं ग्रीम्स लॉ लिंग्विस्टिक्स में डिस्कस किया है। तो ग्रीम्स लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, बट अगर कहीं पासिंग रेफरेंस में आए तो वी विल लुक टू दैट। बट यू शुड नो दैट ग्रीम्स लॉ वाज इन्वेंटेड बाय अ जर्मन नेम्ड Jacob Ludwig Karl Grimm. Next linguist is Joseph Ernest Renan. ये लुडविग से थोड़ा छोटे हैं, ग्रिम से। इनका नाम जो है वो आपकी मिडिल ईस्ट एंशिएंट लैंग्वेजेस की स्टडी के लिए जाना जाता है, और ये फ्रेंच हैं, जर्मन नहीं हैं। जैसा कि ऊपर वाले जो दोनों हैं, हर्डर और ग्रिम, वो दोनों ही जर्मन हैं, बट ये फ्रेंच हैं। रेनन जो है वो फ्रेंच है। ये 1823 में पैदा होते हैं, 1892 में इनकी डेथ होती है। अब हम लोग जो है मॉडर्न टाइम्स में पहुंचने वाले हैं, एकदम मॉडर्न की ओर बढ़ रहे हैं, राइट। और ये मिडिल ईस्ट एंशिएंट लैंग्वेजेस जो थी उनके एक्सपर्ट थे, सिविलाइजेशंस के बारे में बातें करते थे, फिलोसोफर थे, राइटर थे, एंड डिवोटेड टू हिज नेटिव प्रोविंस ऑफ ब्रिटेनी। ये जहाँ के रहने वाले थे फ्रांस में, उस एरिया का नाम था ब्रिटेनी, BRITTANY। फ्रांस में उस जगह का नाम ब्रिटेनी था, और इन्होंने वहाँ की लैंग्वेजेस पे काफ़ी स्टडी किया था। इनका नाम है जोसेफ अर्नेस्ट रेनन, RENAN, और ये 1823 से 1892 तक इनकी लाइफ चली है। नाउ मूविंग अहेड, जैकब ग्रिम और ई रेनन, जिन दोनों के बारे में हमने अभी बात की थी, राइट। इन स्टडीज़ पब्लिश्ड इन 1852, ये जो था इसको 1852 में पब्लिश किया गया, यानी कि पब्लिश इन 1852 एंड 1858 रिस्पेक्टिवली। यानी जैकब ग्रिम के बारे में 1852 में, और ई रेनन ने अपनी किताब को 1858 में पब्लिश किया था, राइट। और इन लोगों ने आर्ग्यू किया, क्या आर्ग्यू किया, इनके मेन आर्गूमेंट क्या था? इनका मेन आर्गूमेंट था दैट इट शुड बी पॉसिबल टू वर्क बैक बाय एन इंडक्टिव मेथड टू द ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज, कि अभी तक हम लोगों ने ये माना है कि लैंग्वेज जो है वो गिफ्ट ऑफ गॉड है। लैंग्वेज गिफ्ट ऑफ गॉड नहीं है। जो हर्डर का स्टेटमेंट था उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया, और उन्होंने कहा रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा, यानी इंडक्टिव मेथड के द्वारा हम लैंग्वेज के ओरिजिन तक पहुंच सकते हैं। आज हम जहां खड़े हैं वहां से अगर हम पीछे की ओर जाने लगें, यानी कि सोचने लगें, पता लगाने लगें, तो हम लैंग्वेज के ओरिजिन तक पहुंच जाएंगे, राइट। The search for the origin of language was one of the main interest of the 19th century linguist. तो 19वीं शताब्दी के जो लिंग्विस्ट थे उनका एक मुख्य मुद्दा था, वो क्या था कि वो सर्च फॉर द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज के ओरिजिन की सर्च करेंगे कि लैंग्वेज आखिर आई कहाँ से है, इसका पता लगाएंगे वो, राइट। ये ग्रिम और रेनन और हर्डर जैसे लोगों ने किया। इनसे कुछ पहले एक और बंदा आया था जिसका नाम है गैस्टन लॉरेंट कॉर्डक्स। ये 1691 और 1779 में थे। ये भी फ्रेंच हैं, और ये एक पादरी थे, राइट। एक चर्च में काम किया करते थे, मिशनरी थे इन साउथ इंडिया, और इन्होंने साउथ इंडिया में भी काम किया है, राइट। हमारे इंडिया में भी आकर काम किया है। इन्होंने एक डिक्शनरी बनाई थी, उस डिक्शनरी का नाम था तेलुगु फ्रेंच संस्कृत। आप सोचिए 1691 से 1789 के बीच में ये बंदा काम किया, और उसने एक डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी जो थी कौन कौन सी लैंग्वेजेस की थी? तेलुगु फ्रेंच संस्कृत। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि तेलुगु फ्रेंच और संस्कृत की डिक्शनरी बनाने वाला बंदा कौन है, तो आप बोलोगे गैस्टन लॉरेंट कॉर्डक्स। फ्रांस का रहने वाला है, फ्रेंच लैंग्वेज बोलता है। उसने तेलुगु को पढ़ा, संस्कृत को पढ़ा, और तेलुगु संस्कृत फ्रेंच डिक्शनरी बनाई। कब बनाई? 1691 से 1779 के बीच में। नेक्स्ट लिंग्विस्ट इज सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स जो है वो 1746 में पैदा होते हैं, 1794 में डेथ होती है इनकी। आप लोग को रिवाइज करना पड़ेगा, आपको ऐसे समझ नहीं आ जाएगा। आई मीन यू विल हैव टू गो थ्रू इट अगेन।
Sir William Jones 1746 to 1794, he lived a very short life of around 48 years. ये एंग्लो वेल्स यानी इंग्लैंड और वेल्स में पाए जाने के एक फिलोलॉजिस्ट थे, लिंग्विस्ट कह सकते हैं आप। ये एंशियंट इंडिया के स्कॉलर थे, इंडिया में भी काफ़ी इन्होंने आकर के स्टडी किया था। यू नो इंग्लिश पीपल व्हेन दे रूल्ड इंडिया, मेनी पीपल केम टू इंडिया एंड दे स्टडीड हियर, राइट। इन्होंने कहा था कि द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप एमंग इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, यानी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के बीच में, इंडिया और यूरोप की लैंग्वेजेस के बीच में एक रिश्ता है, एक रिलेशनशिप है। ये बात सबसे पहले कहने वाला अगर कोई बंदा था तो वो सर विलियम जोन्स था। सर विलियम जोन्स ने सबसे पहले कहा था कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो हैं उनमें आपस में रिलेशनशिप है, राइट। ही along with Henry Thomas Colebrooke and Nathaniel Halhed founded the Asiatic Society of Bengal। तो इन्होंने क्या स्थापित किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना अकेले नहीं किया, इन्होंने 3 लोगों ने किया। एक थे सर विलियम जोन्स, दूसरे हैं हेनरी टॉमस कॉलेब्रूक और तीसरे हैं नैथनियल हैलहेड। फिर से बता दूं, 3 लोगों ने मिलकर के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। सर विलियम जोन्स हो गए, आपके नैथनियल हैलहेड हो गए और हेनरी टॉमस कॉलब्रूक हो गए। और इन लोगों ने मिलकर के एक जर्नल भी शुरू किया था, जिस जर्नल का नाम था एशियाटिक रिसर्चर्स, राइट। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने एक जर्नल शुरू किया था, उस जर्नल का नाम था एशियाटिक रिसर्चर्स। अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं। ओके, आर यू विद मी? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, कॉर्डक्स की हम बात कर रहे हैं, तो कॉर्डक्स और जोन्स, राइट, पॉइंटेड आउट इन 1766 एंड 1786 रेस्पेक्टिवली। 1767 में, 1766-7 में कॉर्डक्स ने जो बात कही वही बात जोन्स ने 1786 में कही। और उन्होंने क्या कहा? दैट देयर वर स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज अमंग संस्कृत, ग्रीक एंड लैटिन। उन्होंने कहा कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन में ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं जो आपको चौंका देंगी, जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। ये किसने कहा? कॉर्डक्स ने और जोन्स ने। कॉर्डक्स कौन थे? गास्टन लॉरेंट कॉर्डक्स। और जोन्स कौन थे? सर विलियम जोन्स। कॉर्डक्स फ्रांस के थे और जोन्स एंग्लो वेल्स थे। इन दोनों ने कहा कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, इन दोनों में, तीनों में स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज़ हैं। कॉर्डक्स ने ये बात 1767 में कही और उसी बात को विलियम जोन्स ने रिपीट किया 1786 में। तो आप सोचिए संस्कृत, ग्रीक और लैटिन में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, और हम लोग तो खैर इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। आगे अगर आप बढ़िए तो एक और लिंग्विस्ट हैं जो बहुत ही फेमस हैं, उनका नाम है रास्मस क्रिश्चियन रैस्क। ये रैस्क जो है ये 1787-1832, आई रिपीट द नेम, रास्मस क्रिश्चियन रैस्क। 1787 में पैदा होते हैं, 1832 में इनकी डेथ होती है। लगभग रोमांटिक एज का टाइम था। और ये एक स्कॉलर हैं और फिलोलॉजिस्ट हैं। एक स्कॉलर हैं और एक फिलोलॉजिस्ट का मतलब लिंग्विस्ट है, और ये डेनमार्क के रहने वाले हैं, राइट। इनके साथ एक फिलोलॉजिस्ट एंड ब्लॉप क्या होता है मुझे नहीं पता, डिमॉन्स्ट्रेटेड, अच्छा एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम ब्लॉफ है। इन लोगों ने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया? इन्होंने क्या दिखाया हमें? इन्होंने हमें दिखाया दैट द रिलेशनशिप ऑफ नॉट ओनली संस्कृत, ग्रीक एंड लैटिन बट ऑल्सो द जर्मनिक, स्लैविक and other languages which laid foundation of comparative linguistics। इन्होंने कहा, रास्मस क्रिश्चियन रैस्क ने कहा कि जो कॉर्डक्स और जोन्स कह रहे हैं कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन में रिलेशनशिप है, वो बात तो सही है, लेकिन उस बात के साथ ही साथ एक और बात भी सही है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि जो जर्मनिक स्लेविक लैंग्वेज है, यानी जर्मनी में जो स्लेव लोग लैंग्वेज बोलते हैं, और जो जर्मनी की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं,
और भी कई लैंग्वेजेस, इन सब के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी है। और जब रस्क ने ये बात कही तो कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच उभर करके सामने आई, और आज कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच है। समझ में आ रहा है? नाउ आ रहा है कि नहीं? कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. Yes. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नियो ग्रामरियंस जो आज के टाइम के हैं। ये कुछ में ये नियो ग्रामरियंस जो हैं आपके, इनको नियो ग्रामरियन कहा जाता था, और इनका नाम था नियो ग्रामरियन। इनमें जो चीफ मेंबर्स हैं वो आप देख लीजिए, अगर आपको पॉसिबल हो तो आप लिख करके रख लीजिए, याद कर लीजिए। ओटो बेंगेल, राइट, विल्हेम ब्रॉन, कार्ल ब्रेगमैन, बर्टोल्ड डेलब्रक, ऑगस्ट लेस्किन, एडल्फ नॉर्सीन, हरमन ऑस्टॉफ, हरमन पॉल, एडॉर्ड सीयर्स एंड कार्ल वर्नर। कार्ल वर्नर के बारे में अलग से बात करेंगे, राइट। इन नियो ग्रामरियंस को कहा जाता था जैगरमैटिकर। इनका एक और नाम था जैगरमैटिकर, राइट। ये एक जर्मनी का स्कूल ऑफ लिंग्विस्ट था, यानी जर्मनी के सारे स्कॉलर्स हुआ करते थे ये, और ये सारे लिंग्विस्ट थे, और इन सब लोगों ने मिलकर के जैगरमैटिकर बनाया। उस जैगरमैटिकर को अंग्रेजी में नियो ग्रामरियन कहा जाता है। ये लोग सारे लोग इनिशियली एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे जिसका नाम था लिप्जिग। यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग है जहाँ पे ये लोग पढ़ा करते थे, और ये सारे लोग लगभग 19वीं सेंचुरी में ही आते हैं। इन्होंने एक आइडिया प्रस्तुत किया। उस आइडिया को कहा गया नियो ग्रामरियन हाइपोथेसिस। क्या कहा गया? नियो ग्रामरियन हाइपोथेसिस, राइट। और नियो ग्रामरियन हाइपोथेसिस किस चीज़ से डील करती है? इट डील्स विद द रेगुलरिटी ऑफ साउंड चेंज, यानी जो साउंड में चेंज होता है, पर्टिकुलरली फोनेटिक्स से रिलेटेड है। जो साउंड में चेंज होता है उसमें क्या रेगुलरिटी है, क्या पैटर्न है, उसको इन्होंने देखा और समझा। इस हाइपोथेसिस के अनुसार जो डायक्रॉनिक साउंड है चेंज होता है, यानी कि डायक्रॉनिक साउंड चेंज का मतलब कि ओवर द ईयर्स चेंज, जो 10 साल पहले, 20 साल पहले, 100 साल पहले था, उसमें जो चेंज आ रहा है उसको डायक्रॉनिक चेंज कहा जाता है। तो जो डायक्रॉनिक साउंड चेंज हो रहा है वो क्या करता है? अफेक्ट्स साइमल्टेनियसली ऑल वर्ड्स, वो सारे वर्ड्स को प्रभावित करता है। यानी कि 100 साल पहले जिस तरीके से इंग्लिश के सारे वर्ड्स प्रोनाउंस किए जाते थे, आज उनमें काफ़ी परिवर्तन आ चुका होगा। ये नियो ग्रामरियन हाइपोथेसिस है इन विच इट्स इन्वायरमेंट इज़ मेट, क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो थोड़ा बदलता है, और ये विदाउट एक्सेप्शन है, ये चलता ही रहता है। 500 साल पहले हिंदी के जिन वर्ड्स को जिस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता होगा, आज उनको उस तरीके से प्रोनाउंस नहीं किया जाता। ये नियो ग्रामरियन हाइपोथेसिस है, जो ये जो भाई साहब लोगों का नाम ऊपर दिया गया है, जिसमें कार्ल वर्नर लास्ट वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनका प्रपोजल है। नाम आप लिख करके याद कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने कहा कार्ल वर्नर इम्पॉर्टेंट है, तो हम कार्ल वर्नर को लेते हैं। पूरा नाम है कार्ल एडोल्फ वर्नर। 1846 से 1896 के बीच में ये फंक्शन करते थे, और ये डेनमार्क के रहने वाले हैं, डेनिश लिंग्विस्ट हैं, और इन्होंने बनाया था एक नियम, जिस नियम को कहा जाता है वर्नर्स लॉ। क्या कहा जाता है? वर्नर्स लॉ। वर्नर्स लॉ क्या करता है? ये हिस्टोरिकल साउंड चेंज के बारे में बात करता है। वर्नर कौन सी लैंग्वेजेस में फंक्शन करते थे? क्या वो हिंदी पढ़ते थे? नहीं, प्रोटो जर्मनिक लैंग्वेजेस। प्रोटो जर्मनिक लैंग्वेजेस क्या होती हैं आप गूगल कर सकते हो। प्रोटो जर्मनिक लैंग्वेजेस में उन्होंने दिखाया कि हिस्टोरिकली साउंड चेंज कैसे होता है। दैट मीन्स 18th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में जो साउंड था वो कैसे बदलता गया, उसको उन्होंने दिखाया, जो हम अभी पीछे बात कर रहे थे नियो ग्रामरियंस की। तो कार्ल वर्नर ने दिखाया प्रोटो जर्मनिक लैंग्वेजेस में साउंड चेंज कैसे होता है 1875 में। इसी को वर्नर्स लॉ कहा जाता है। वर्नर्स लॉ जो है वो नियो ग्रामरियन हाइपोथेसिस का एक बहुत ही अच्छा सुंदर एग्जाम्पल है। नियो ग्रामरियन हाइपोथेसिस
पहली हाइपोथेसिस है जो साउंड चेंज के बारे में बात करती है। इसके पहले साउंड चेंज की बात नहीं हुई थी, और इट इज़ एन अटेम्प्ट टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फाल्सिफाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक मेथड। प्रिंसिपल ऑफ फाल्सिफाइबिलिटी का मतलब होता है कि कैसे जो है एक चीज़ सच हो जाती है तो उसके पहले की चीज़ झूठी हो जाती है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फाल्सिफाइबिलिटी। यू कैन गूगल इट एंड यू विल स्टडी इट मोर, राइट। तो मैंने आपको बताया नियो ग्रामरियंस के बारे में। और दो लोग हैं, इनका नाम है, एक का नाम है कार्ल वॉसलर, एक का नाम है हमडॉल्ट। कार्ल वॉसलर 1872 से 1949 के बीच में फंक्शन करते हैं। ये जर्मनी के रहने वाले हैं, जर्मन लिंग्विस्ट हैं और स्कॉलर हैं, और इनका जो है इटालियन थॉट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। रहने वाले जर्मनी के हैं, इंटरेस्ट है इटालियन थॉट में, और ये एक नियो ग्रामरियंस के अपोनेंट थे। यानी नियो ग्रामरियंस का जो आइडिया था उस आइडिया के खिलाफ खड़े थे, उस आइडिया को नहीं मानते थे कार्ल वॉसलर। बेसिकली नियो ग्रामरियंस ने कहा कि हिस्ट्री के हिसाब से साउंड चेंज होता है और हर वर्ड का साउंड चेंज होता रहता है, लेकिन कार्ल वॉसलर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम नियो ग्रामरियंस के प्रपोजल को नहीं मानते हैं। तो नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मत मानो, आपकी मर्जी। अगले बंदे का नाम है हमडोल्ट। शॉर्ट में पूरा नाम देखोगे तो फ्रेडरिक विल्हेम क्रिश्चियन कार्ल फर्डिनेंड वॉन हमबोल्ट, बहुत लंबा है, एनीवे हमबोल्ट जान लो। 1767 से 1835 इनका जीवन काल है। ये प्रशिया के रहने वाले थे। प्रशिया आपको पता है 3 देशों का ग्रुप था। कौन कौन से देश थे प्रशिया में? जर्मनी था, पोलैंड था और ऑस्ट्रिया था। इन तीनों देशों ने मिलकर के 1771 में फ्रांस के ऊपर अटैक भी किया था, जिसको कहा जाता है प्रशिया फ्रेंच वार, ऐसा कुछ कहा जाता है। 1771 का मामला है। एनीवे, हम लड़ाई में नहीं जा रहे हैं। तो हमबोल्ट जो है वो प्रशिया के फिलोसोफर थे। ये गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। ये एक डिप्लोमेट भी थे, यानी एम्बेसडर वगैरह थे, और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के फाउंडर भी हैं ये, राइट। हमबोल्ट के लिए आप सोचिए, ये एक जीएस का भी क्वेश्चन रहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के फाउंडर हैं। इनके नाम पर ही एक्चुअली यूनिवर्सिटी का नाम शुरुआत में पड़ा था। इनको हम स्पेशली याद क्यों करते हैं? ये एक ऐसे लिंग्विस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया, किसमें? फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज के फिलोसॉफिकल एटीट्यूड को, जिसको आगे चल कर के आपके सशोर ने बढ़ाया, लैंग्वेज के फिलोसॉफिकल एटीट्यूड को इन्होंने बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, उसके बारे में बात की। और मैंने बात किया वॉसलर के बारे में, मैंने बात किया हमबोल्ट के बारे में। वॉसलर जो थे वो हमबोल्ट की टीचिंग से ही इंस्पायर्ड थे। उन्होंने हमबोल्ट को पढ़ा था, उनकी टीचिंग से इंस्पायर्ड थे, और हमबोल्ट ने जिस स्कूल की, यानी जिस ग्रुप की स्थापना की थी, वो आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज था। उसको आइडियलिस्ट स्कूल कहा जाता था, राइट। हमबोल्ट ने हमेशा मेंटेन किया, क्या मेंटेन किया? दैट द अंडरलाइंग सिस्टम इन लैंग्वेज रिफ्लेक्टेड ह्यूमन नेचर। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज के अंदर एक सिस्टम है, एक छिपा हुआ सिस्टम है। वो सिस्टम आदमी के स्वभाव से, आदमी के नेचर से मिलता जुलता है। इट इज़ रिलेटेड टू द ह्यूमन नेचर, राइट। उन्होंने आगे कहा, द स्पीकर एंड द हियरर शेयर अ स्टोर ऑफ क्लियर एंड टोटली फॉर्म्ड कॉन्सेप्ट्स। आप देखिए सेम चीज़ जो सशोर आगे कहेंगे, राइट। उन्होंने कहा स्पीकर और हियरर के बीच में एक कॉन्सेप्ट शेयरिंग होती है। जो कॉन्सेप्ट स्पीकर के पास होता है वही कॉन्सेप्ट आपके हियरर के पास होता है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं। एंड दैट इट इज़ द वर्चुअल आइडेंटिटी ऑफ दिस अंडरलाइंग सिस्टम दैट मेक्स कम्युनिकेशन पॉसिबल। और इसी वजह से जो अंडरलाइंग सिस्टम ये है, इस सिस्टम की वजह से ही कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, विच कैन अल्टीमेटली ट्रेस्ड टू द यूनिफॉर्मिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। इसका मतलब एक है, उन्होंने कहा, हमबोल्ट ने कहा, इसका मतलब एक है कि मनुष्य के नेचर में यूनिफॉर्मिटी है। यानी जर्मनी में पैदा हुआ आदमी जर्मनी में मर जाए और इंडिया में पैदा हुआ आदमी इंडिया में मर जाए, वो दोनों एक दूसरे को कभी ना मिले, पर उनके नेचर में सिमिलैरिटी है।
सिमिलरिटी ये है कि वो अपने करीबी आदमी के मरने पे रोएंगे, घर में किसी के पैदा होने पे खुश होंगे, कुछ मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, कुछ खो जाएगा तो दुखी हो जाएंगे। ऐसी बहुत सी सिमिलरिटीज़ उनके नेचर में है। क्योंकि ह्यूमन नेचर में सिमिलरिटी है, इसलिए ह्यूमन लैंग्वेजेस में भी सिमिलरिटी होगी। दैट वाज द आइडिया ऑफ हम्बोल्ट। ओके, फॉलो हम्बोल्ट ने हर्डर की बात को ही आगे बढ़ाया। हर्डर की बात हम कर चुके हैं आगे। उन्होंने कहा दैट ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा हर लैंग्वेज का अपना खुद का स्ट्रक्चर होता है, विच रिफ्लेक्ट्स एंड कंडीशंस द वेज ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन ऑफ पीपल यूजिंग इट। और जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं उन लोगों के सोचने के तरीके पर और उन लोगों के एक्सप्रेशन करने के तरीके पर यह डिपेंड करता है कि उस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होगा। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे द स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स और हम शुरू करेंगे मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, जो लिंग्विस्टिक्स आज के टाइम पे खड़ी है, और हम इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं फ़िलहाल जो हम क्लास कर रहे हैं ये इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स है। एक बार इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स ओवर हो जाएगा तो हम उन टॉपिक्स को उठाएंगे एक एक करके जो टॉपिक्स हमारे को एग्ज़ाम में आने वाले हैं। Right now, this is all for today. You may ask